सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी ही हिंदी वीडियो कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग ICSC बोर्ड कक्षा 9 और 10 में पढ़ाए जाने वाले सुषमा अग्रवाल जी के नया रास्ता का 15वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि मीनू जो है वो अपने शादी से मायूस होकर वकालत की पढ़ाई करने चली जाती है और वहाँ से जब वो अपने घर वापस आती है छुट्टियों में तो उसकी मित्र उसे बताती है कि उसका भाई जो है वो उसकी प्रशंसा करता है और उससे शादी करना चाहता है। अगर मीनू चाहे तो उसकी शादी करवा सकती है, लेकिन मीनू इस बारे में बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है कि उसे वकालत पूरी करनी है, उसे एक उच्च स्थान प्राप्त करना है, इसलिए वो मना कर देती है। अब देखते हैं 15वें अध्याय में। मीनू का परीक्षा फल निकल गया था। उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। अब उसे लगा कि वह अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है और जो परीक्षा देकर वो आई थी, यानी कि उसके जो 3 साल का कोर्स था उसमें से 1 साल कंप्लीट हो चुका था। उसकी परीक्षा में उसने प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया था और बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे लगा था कि वो जिस मंजिल तक पहुंचना चाहती है उसकी एक सीढ़ी वो पूरी कर चुकी है। अब 2 बचे हैं। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो चली थी। अभी तक वो आशा की शादी की तैयारियों में ही व्यस्त थी। आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले पाठ में बताया था कि आशा की शादी तय हो चुकी थी, जो कि दिल्ली में रहता था लड़का और इंजीनियर था। तो आशा की शादी की तैयारियों में अभी पूरा परिवार लगा हुआ था और उसी में पूरा समय बीत गया था। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए अब वह अपने जाने की तैयारी करने लगी और अब ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए वो अब शादी की तैयारियां छोड़कर अपने वापस जाने की तैयारियां करने लगती है। आखिर मेरठ जाने का दिन आ ही गया। 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह अधिक बढ़ गया था। कितना अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना। अब उसे जाने का समय तो आ गया था। जब ज़्यादा दिन हम अपने परिवार के साथ रह लेते हैं या किसी के साथ रह लेते हैं तो फिर उनसे दूर होना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, दुखी करता है हमें। तो उसे भी ऐसा लग रहा था और घर छोड़कर जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे भी दिखाई दिए, परंतु जैसे ही वह माया से मिली उसका चेहरा खिल उठा। अब नया साल है, नए एडमिशन्स होंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे तो नए चेहरे तो दिखेंगे ही, लेकिन जब वो अपनी पुरानी मित्र माया से मिलती है तो उसका चेहरा खिल उठता है अपने प्यारी मित्र को देखकर। माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी। बधाई मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी। वह शुरू से अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करती थी, जिसका परिणाम यह होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती थी। नियमित पढ़ाई मतलब एक जो डेली रूटीन होता है पढ़ने का, वो उसकी शुरू हो गई थी और वो हमेशा से ऐसा करती थी। ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक ही बार एग्जाम आएगा तो उस समय 10 दिन तक दिन रात जाग कर पढ़ लेंगे। ये पढ़ाई सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए काम देता है, बाद में ये काम नहीं आता। लेकिन मीनू जो थी बहुत समझदार लड़की थी, तो वो हमेशा से नियमित रूप से पढ़ाई करती थी। उसका नियम एक बना हुआ था पढ़ाई का, जिसको वो करती थी, जिसका रिजल्ट ये होता था कि वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन से ही पास होती थी। रविवार का दिन था। आज मीनू को बाजार जाना था। माँ ने आशा के लिए साड़ियां और चप्पलें खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए थे। अब वो लोग तो एक छोटे से कस्बे में रहते थे और मीनू रहती थी बड़े शहर में, मेरठ में। आशा की जो शादी होने वाली थी, इसलिए माँ ने आशा के लिए कुछ साड़ियां और चप्पल आदि खरीदने के लिए मीनू को पैसे दिए थे कि वहां बड़े बाजार में जाकर ये सब खरीद लेना। मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी। एक सेकेंड ओपिनियन होता है ना शॉपिंग के लिए, और अकेले अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसके आग्रह पर माया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और उसने माया से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, तो माया उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उसने आशा के लिए 4 साड़ियां खरीदी। उसके बाद वे दोनों चप्पलों की दुकान पर पहुंची। अभी वे दोनों चप्पलें पसंद कर ही रही थी कि मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया। उसने साड़ियां तो खरीद ली थी, लेकिन चप्पलों की दुकान पर उन्हें अमित नजर आता है और अमित अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एकटक देखता रह गया और अमित
मीनू को देखता रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता। वो उसे अपनी मजबूरी बताना चाहता था, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहता था, इसलिए उसे देखते ही कुछ कहने के लिए बेचैन हो जाता था। परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही नहीं मिल पाता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो मीनू से अपने मन की बात कह सके। अमित को अपनी ओर आता देखकर तथा एक टक लगातार देखते हुए पाकर मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ चप्पलें कुछ पसंद नहीं आ रही हैं। और अमित को अपनी ओर आते हुए देखकर समझ गई कि वो कुछ कहेगा, इसलिए मीनू पहले ही कहती है कि माया चलो, यहाँ मुझे चप्पलें अच्छी नहीं लग रही हैं, हम लोग कहीं और से खरीदेंगे। माया उसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए वह बोली, नहीं मीनू, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। अब माया को तो पता ही नहीं था कि आखिर बात क्या है, इसलिए वो कहती कि नहीं, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत सुंदर चप्पलें हैं, इनमें से पसंद कर लो। माया के कहने पर उसने उन्हीं में से 2 जोड़ी चप्पलें पसंद की और उन्हें खरीद कर वहां से चल दी। तो वो झटपट माया कहने लगी, अगर माया ने जिद कर दिया कि नहीं यहीं से चप्पल लेंगे, तो वो झटपट 2 जोड़ी चप्पल खरीदती हैं, 2 पैर, जोड़ी मतलब पैर, तो वो चप्पल खरीदती है और जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। माया उसकी इस जल्दबाजी का कारण नहीं समझ पा रही थी, यद्यपि उसे उसके हृदय में उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। माया उसकी इस हड़बड़ी के कारण को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके हृदय में जो बेचैनी थी, जो अचानक से उसके चेहरे पर नजर आने लगी थी, उस चीज को माया समझ चुकी थी। उसका आभास उसे हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो हड़बड़ी मचा रही है। मीनू जब भी अमित को देखती, उसकी अतीत की स्मृतियां फिर ताजा हो जाती। उसे याद हो आता वह दिन जब अमित के घर वालों ने उन सबको धोखा दिया था, उनसे झूठ बोला था। उससे मिलते ही अजीब सी घृणा मीनू के हृदय में भर जाती थी। तो मीनू जब भी अमित को देखती थी तो उसके मन में अमित और उसके परिवार वालों के लिए घृणा पैदा हो जाता था, क्योंकि उन्होंने उससे झूठ बोला था और उसके परिवार को धोखा दिया था, उसे धोखा दिया था। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंची, उसके हाथ में साड़ियों के डिब्बे देखकर सभी लड़कियां उसके पास आ गई। सभी ने एक एक करके साड़ियां खोलकर देखी। सभी ने मजाक भरे शब्दों में उससे पूछना शुरू किया। पहली लड़की बोली, मीनू बड़ी सुंदर साड़ियां खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी है? सारी लड़कियां ये समझ रही थी मीनू ने ये कपड़े और चप्पलें अपने लिए खरीदी हैं, उन्हें नहीं पता था कि मीनू अपनी छोटी बहन के लिए लेकर आई है। दूसरी बोली, मीनू तुम्हारी शादी पक्की हो गई, परंतु तुमने हमें बताया भी नहीं। सबको ऐसा लग रहा था कि इसकी शादी तय हो गई है, तो सब शिकायतें कर रही थी कि तुमने हमें बताया भी नहीं, शादी में बुलाया भी नहीं। तीसरी बोली, मीनू कैसे हैं हमारे जीजा जी, उनका फोटो तो होगा तुम्हारे पास, जरा हमें भी दिखाना फोटो। और बाकी सब उस लड़के की तस्वीर देखना चाहती थी जो जिससे कि मीनू की शादी होने वाली थी। चौथी बोली, मीनू क्या करते हैं हमारे जीजा जी। पांचवी बोली, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी। ये बातें करके सब हंस पड़ी। इस तरह सारी लड़कियां अलग अलग तरह के उत्सुकता भरे सवाल मीनू से करती रही और मीनू सुनती रही। इतने सारे प्रश्नों की एक साथ बौछार, मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब चुप हो गई, तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियां उसने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी है, 1 महीने बाद उसकी शादी है। अब सब लोग अचानक इतने सारे सवाल करने लगे थे कि मीनू चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब सब शांत हुई तो उसने आराम से सबको बिल्कुल शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियां उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए खरीदा है, जिसकी शादी होने वाली है। यह बात सुनकर सभी चुप हो गई। अब किसी को साहस नहीं था कि मीनू से कुछ पूछे। अब सब चुप हो गई, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये पूछने की कि तुमसे पहले छोटी बहन की शादी क्यों हो रही है। लड़कियों का पूरा झुंड वहां से चला गया और मीनू सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई। इसके बाद 16वां अध्याय शुरू होता है। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी, यानी कि 1 महीने का समय बीत गया था। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे आशा की शादी के लिए और मीनू 3 दिन पहले ही मेरठ से यहाँ आ गई थी। उसने घर आकर माँ के साथ काफी काम कराया और काफी काम अभी बाकी था जो कि अगले 2 दिन में करना था।
तो अब ये पिछले 3 दिनों में बहुत सारे काम मीनू ने अपनी माँ के साथ मिलकर करवाया था, और फिर भी अभी बहुत सारे काम बचे थे। लड़की की शादी में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो अभी और 2 दिन का काम बचा ही हुआ था जो करना था। आशा यद्यपि मीनू की छोटी बहन थी, परंतु मीनू को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही थी। यानी मीनू के मन में किसी तरह की जलन या किसी तरह का पछतावा नहीं था कि क्यों आशा की शादी पहले करवाई जा रही है, मीनू की शादी क्यों नहीं हो रही है। उसकी बुआ जी भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे शब्द ना कह दे जो इसके हृदय को ठेस पहुंचाए, क्योंकि वे उनकी आदत को जानते थे। अब मीनू की बुआ जी से तो हम लोग पहले भी मिल ही चुके हैं एक अध्याय में, जिसमें उन्होंने अपने भाई की बीमारी के बारे में सोचे बगैर भी बहुत कुछ कह दिया था। तो उनके स्वभाव के बारे में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी थी। इसलिए उसके माता पिता को फिक्र थी कि कहीं वो कुछ बोल ना दे मीनू को, जिससे मीनू को तकलीफ पहुंचे। ऐसा ना कह दे कि तुमने शादी नहीं किया या अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, या कुछ भी इस तरह की बात ना कह दे। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा, बहन जी ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना। और उन्होंने अपनी बहन को प्यार से समझाया कि मीनू से उसकी शादी के बारे में कुछ ना कहा जाए ताकि उसे तकलीफ ना हो। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी, बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते हैं। बुआ जी इतनी भी नासमझ नहीं थी, इसलिए बुआ कहती कि मैं उसे कुछ नहीं कहने वाली हूँ, लेकिन फिर भी अपने भाई से तो वो पूछ ही सकती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मीनू से पहले आशा की शादी हो रही है। उनकी यह बात सुनकर पिताजी नम्रता पूर्वक बोले, बहन जी आजकल इन बातों को कौन मानता है, और फिर मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है। इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए, और पिताजी ने यही कारण बताया कि वो वकालत कर रही है, इसलिए अभी शादी नहीं करना चाहती है। और इन बातों को आजकल इतना कोई नहीं सोचता कि बड़ी की शादी नहीं हुई, छोटी की शादी हो रही है, क्यों हो रही है आदि। समाज अब इन छोटी बातों को इतना ध्यान नहीं देता है। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हो गईं। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारनी होती है। जैसे ही उस रस्म का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठी मीनू की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, बड़ी बहन ही करती है यह रस्म, इसलिए मीनू ही करेगी। अब मीनू यानी जो रस्म होने वाली थी, जो रिवाज था, उसके अनुसार बड़ी बहन करती, लेकिन बुआ जी फिर भी पूछती है कि इस रस्म को कौन करेगा, क्योंकि बड़ी बहन जो भी होगी छोटी बहन की, वो शादीशुदा होगी, इसलिए शादीशुदा लड़कियां शायद ये रस्म करती होंगी। लेकिन माँ कहती है कि मीनू ही ये रस्म करेगी, क्योंकि वो बड़ी बहन है, शादी हो या ना हो। मीनू, अरे मीनू कैसे कर सकती है रस्म? तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है, मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली, थोड़ी सी एक्साइटेड होकर डैश में आकर कहती हैं कि ये तो शादीशुदा बहनें करती हैं ये रस्म, और मीनू की शादी नहीं हुई तो वो कैसे कर सकती है। यह बात सुनकर सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा गया, थोड़ी सी वो उदास हो गई। मीनू के मुरझाए चेहरे को देखकर माँ उसकी मन स्थिति समझ गई और बुआ जी से बोली, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को? मीनू ही करेगी सारी रस्में। मन स्थिति मतलब मन की हालत। उसके चेहरे को देखकर माँ उसके मन की तकलीफ को, उसकी हालत को समझ गई और कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आजकल ये सब चीजें कोई ज्यादा सोचता भी नहीं, मीनू ही करेगी ये रस्म। यह कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी। ज्यों ही मीनू ने रस्म शुरू की, आसपास की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। कटाक्षपूर्ण मतलब व्यंग करती हुई, उस पर ताने देती हुई जो निगाहें थी, नजरें थी, वो मीनू को बेचैन कर रही थी, तकलीफ पहुंचा रही थी। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी, व्यंग करने लगी, ताने देने लगी, उससे धीरे धीरे उसके बारे में बुरा बोलने लगी आपस में ही। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा की थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए।
मीनू का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, परंतु उसने संयम से काम लिया। संयम मतलब धैर्य से, पेशेंस से काम लिया, और रस्म पूरी हो जाने पर ही वह वहाँ से हटी और उसने रस्म को पूरा किया। जैसे ही वह अंदर कमरे में गई, एकांत में उसका हृदय रो पड़ा। एकांत मतलब अकेले में वो रो पड़ी, उसका मन रो पड़ा, उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। नेत्र उसकी मतलब उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया, और तभी आशा उसके कमरे में आती है। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करके आशा से बातें करनी शुरू कर दी। संयत का मतलब अपने आप को संभाल के, अपने आप को धैर्य देकर वो आशा से बातें करने लगती है, अपने आंसू को उससे छुपा लेती है। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी, खास रौनक थी। काफी मेहमान आ चुके थे, बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में एकत्रित होकर खेल रहे थे। समूह में मतलब एक ग्रुप में एकत्रित यानी जमा होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे, बिजी थे। शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। आशा शादी के लिए तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाती है, और मीनू और आशा की ही सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया भी था। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप और अधिक निखर आया था। आशा सुंदर तो थी ही, लेकिन और लाल रंग के लहंगे को जब उसने पहना तो उसका रूप और भी निखर गया और भी सुंदर दिखने लगा। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा करता, तारीफ करता। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती थी, क्योंकि शुरू शुरू में साड़ी संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, परंतु उसने अपने लिए विशेष तौर से विवाह में पहनने के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने साड़ी को ही पहना। हालांकि साड़ी पहनने में उसे परेशानी होती थी, उसे संभाल नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी अब जब उसने शादी के लिए साड़ी खरीदी थी तो उसने साड़ी को ही पहना। हरे रंग की उस साड़ी में मीनू सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रंग रूप निखर आया था। उसे साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था, इसलिए उसने साड़ी बांधकर पिन ठीक प्रकार से लगा लिए थे, जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उसे ज्यादा वो साड़ी पहनती नहीं थी, इसलिए कंफर्टेबल नहीं थी, तो उसने साड़ी पहनकर पिन अच्छे से लगा लिया था ताकि किसी तरह की परेशानी उसे ना हो। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। घर में काफी मेहमान आ चुके थे। उसने उन सब का स्वागत किया। बड़ी बहन थी, उसने अपने फर्ज को पूरी तरह से निभाया। इतने में ही आशा की दो सहेलियां आ गई। मीनू उनसे बातों में व्यस्त हो गई। तभी उसका ध्यान उन दो महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। हालांकि मीनू अपनी बहन की सहेलियों से बातें कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका ध्यान उन महिलाओं की तरफ आकर्षित हो गया, यानी कि अट्रैक्ट हो गया, जो आपस में ही बातें कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है? तो दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया, वह सामने जो हरे रंग की साड़ी में खड़ी है वही बड़ी बेटी है। और दूसरी औरत ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वही है इनकी बड़ी बेटी जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तीसरी महिला बोली, लड़की तो बड़ी भी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई? अब तीसरी महिला उसी बीच में कहती है कि भाई वो भी तो काफी सुंदर है, फिर उसकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? पहले छोटी की शादी क्यों हो रही है? इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का बड़े नखरे होते हैं इनके। और पहली महिला बोलती है कि ये शायद इसके नखरे हैं जिसकी वजह से ये अभी शादी नहीं कर रही है। दूसरी महिला, जो कि मीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली, यह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया। और दूसरी महिला ने कारण बताया कि मीनू क्यों शादी नहीं कर रही है। तभी पहली बोल पड़ी, पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है? आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। और उसमें तब पहली औरत फिर से कहती है कि कौन पढ़ाई के लिए इतने दिनों तक अपनी बेटी को कुंवारी रखता है? सारी उम्र पढ़ाई के चक्कर में निकल जाएगा तो शादी कब करेगी? मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। यह सब बातें सुन सुनकर वो बहुत ऊब चुकी थी। बहुत ज्यादा उसे चिढ़ होने लगी थी ये बातें सुन सुनकर।
क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं है? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता और वो सोचने लगती है कि क्या इस समाज में लोग अपने तरह से नहीं जी सकते, अपने मन से नहीं जी सकते? मेरी शादी हो ना हो ये मेरी प्रॉब्लम है, लोग क्यों इसमें परेशान हो जाते हैं, समाज को क्यों नहीं चैन पड़ता है? इस तरह की बातें सुनकर मीनू का हृदय बेचैन हो उठता। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता था। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। अपने दिल की पीड़ा को वो चेहरे तक ना आने दे रही थी। वो अपने मन में की जो बेचैनी थी, जो तकलीफ हो रही थी, जो ये बातें सुन सुनकर उसको बर्दाश्त कर रही थी। सहन शक्ति मतलब बर्दाश्त की शक्ति उसकी बहुत अधिक थी और उसको बर्दाश्त कर रही थी। अपने मन की तकलीफ को अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी कि कहीं उसके माता पिता को दुख ना हो, उसकी छोटी बहन को दुख ना हो। जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। मीनू संपन्न मतलब समाप्त हो गया। मीनू प्रसन्नता पूर्वक हर कार्य करती रही और हर कार्यक्रम में भाग लेती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई थी। दयाराम जी व उनकी पत्नी के नेत्रों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस प्रकार से जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो गया, पूरा हो गया, समाप्त हो गया। साथ ही साथ दूसरे सारे कार्य भी मीनू बहुत खुशी से कर रही थी। और सुबह जब विदाई हुई तो आशा मीनू से लिपटकर बहुत रोई। उसके माता पिता भी बहुत रोए। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल साथ रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही हो जाती है। और लेखिका अपने विचार रखती हैं कि ये कैसा समय होता है कि जिसको इतना प्यार से लोग पालते हैं, उसी को विवाह करके दूसरे घर भेज देते हैं और उसे पराया मान लेते हैं। जैसे ही आशा विदा हुई, माँ अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। फूट फूट कर रोना यानी बहुत ज्यादा बिलख कर रोना। पिताजी के नेत्र भी जल से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने अपने ऊपर संयम रखकर अपना कार्य शुरू कर दिया। संयम मतलब कंट्रोल रखा, धैर्य बनाए रखा अपने ऊपर। माँ को इस तरह रोती देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। कितना कष्ट सहा है माँ ने हमारे लिए। उन्होंने हमारी हर खुशी व हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है। अपनी बीमारी में भी सदैव उन्हें हमारी ही चिंता रहती है। पर यह कैसा रिश्ता है जो कि पल भर में बेटी को माँ से अलग कर देता है। इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घूमने लगे। बहुत से विचार मीनू के मन में आने लगे कि माँ ने उन लोगों के लिए कितना त्याग किया है, उन लोगों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए। अपनी सेहत की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, बच्चों के का ख्याल ही ज्यादातर रखा। और उनको रोता हुआ देखकर मीनू सोचने लगती है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, हमेशा माँ के ही साथ रहूंगी। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए बोली, माँ आप रो नहीं, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। यह बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी। और सांत्वना देते हुए, हौसला देते हुए कहती है कि आप रो मत, आपकी एक बेटी हमेशा हमेशा आपके पास रहेगी, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। यह बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने हृदय से लगा लिया और रुआंसे स्वर में बोली, नहीं बेटी ऐसा ना कहो, बेटी तो पराया धन ही होती है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। माँ रोते हुए भी ये बात सुनती है तो एकदम रुआंसे स्वर में यानी रोते हुए आवाज में वो कहती है कि ऐसा मत कहो बेटी, माँ का सुख ही इस बात में है कि बेटी अपने घर में चली जाए और अपने घर में सुख से रहने लगे। वो अपने घर में ही शोभा देती है, इसलिए उसे शादी करके जाना ही होता है। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है, उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही किया। अव्यवस्थित मतलब कितना ज्यादा मैसी हो जाता है, सब कुछ फैला हुआ रहता है, कोई काम खत्म होता है तो उन सबको अरेंज करने का काम मीनू अपने माँ के साथ मिलकर करती रही। 4 दिनों तक वो माँ का साथ देती रही। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था, सब कुछ अरेंज हो चुका था, ठीक हो चुका था, पहले की तरह साफ सुथरा हो चुका था। घर का काम तो माँ स्वयं ही कर लेती थी। मीनू को अब अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त रही तब तक उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया।
विवाह का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर गया। मीनू को लगा कि अब मेरठ जाने के बाद उसे बहुत लगन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह काफ़ी दिनों की छुट्टियां ले चुकी थी। अब मीनू को अपनी पढ़ाई की फिक्र हो रही थी। जब तक शादी थी, जब तक काम बहुत सारा था, तब तक उधर सोचने का मौका ही नहीं मिला उसे। लेकिन अब उसे लग रहा था कि मेरठ जाकर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पढ़ाई छूट चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टियां हो चुकी हैं। तो ये सब सोचकर वो मेरठ वापस जाने का प्लान बनाने लगती है। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली, यानी आज्ञा ली, परमिशन ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक और माँ का स्नेह था तो दूसरी ओर अपनी पढ़ाई की चिंता थी। वो माँ को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी जाना तो जरूरी था, क्योंकि एक तरफ अगर माँ का प्यार था, स्नेह था, तो दूसरी ओर पढ़ाई की चिंता भी थी, उसे अपना भविष्य भी बनाना था। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी, और जिस माँ की वजह से वो नहीं जाना चाहती थी, दुखी थी, उसी माँ ने उसे अनुमति दी कि हाँ तुम मेरठ जाओ। माँ का दिल ही ऐसा होता है कि वो सब कुछ त्याग करती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है अपने बच्चों के लिए। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। उन्हें पता था कि बहुत लंबी छुट्टियां हो गई हैं और मीनू को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा छुट्टियां हुई तो उसका ज़्यादा पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा। इसलिए माँ उसे अनुमति दे देती है, आज्ञा दे देती है जाने की। तो अब ये अध्याय तो ख़त्म हो चुका। इस वीडियो को भी मैं अभी यहीं पे बंद करूँगी, और जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।